मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, प्राचार्य एवीएसटी, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज कॉस्ट काउंटिंग में यूनिट कॉस्टिंग के अंतर्गत अपनी चर्चा का जो विषय है वो है चालू कार्य या अनिर्मित माल का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और सेमी फिनिश गुड्स। चालू कार्य से तात्पर्य उन इकाइयों से है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है किंतु जिन पर कुछ कार्य किया जा चुका है, अर्थात जो निर्माण की प्रक्रिया में है। उत्पादित माल की लागत ज्ञात करते समय चालू कार्य के स्टॉक का मूल्यांकन एवं समायोजन आवश्यक है और इसके मूल्यांकन के संबंध में कुछ विचारधाराएं प्रचलित है। वो इस प्रकार से है। नंबर 1, अर्धनिर्मित माल का कारखाना लागत पर मूल्यांकन। इस विचारधारा के अनुसार ऐसे माल का मूल्यांकन कारखाना लागत पर किया जाता है। नंबर 2, अर्धनिर्मित माल का मूल लागत पर मूल्यांकन, और इस विचारधारा के अनुसार ऐसे माल का मूल्यांकन मूल लागत पर किया जाता है। नंबर 3, अर्धनिर्मित माल का लागत के प्रत्येक तत्व के साथ समायोजन। कभी कभी चालू कार्य का प्रारंभिक व अंतिम स्टॉक लागत की विभिन्न मदों के अनुसार अलग अलग दिया गया हो तो लागत की प्रत्येक मद पर ही चालू कार्य का समायोजन करना चाहिए। प्राय प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम व कारखाना उपयोग के संबंध में चालू कार्य का प्रारंभिक व अंतिम स्टॉक दिया जाता है। प्रथम विचारधारा अधिक उचित है क्योंकि ऐसे माल की लागत में कुछ कारखाना उपयोग भी अवश्य सम्मिलित होते हैं। जब तक कि प्रश्न में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया हो, कारखाना लागत पर ही चालू कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि प्रश्न में प्रारंभिक एवं अंतिम चालू कार्य का मूल्य दिया हो तो लागत पत्र में इसका समायोजन इस प्रकार से किया जाएगा। कारखाना लागत पे करें तो प्राइम कॉस्ट एट फैक्ट्री और एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो अब वो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। मूल लागत पे करें तो डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेज, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। फिर आता है तैयार माल या निर्मित माल के स्टॉक का मूल्यांकन एवं समायोजन। निर्मित माल के स्टॉक का समायोजन उत्पाद की लागत ज्ञात करने के बाद किया जाता है। उत्पादन की लागत समस्त निर्मित माल की लागत होती है, जबकि लागत ज्ञात करने हेतु बेचे गए माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात करना आवश्यक है। उत्पादन की लागत में निर्मित माल के प्रारंभिक स्टॉक को जोड़कर व अंतिम स्टॉक को घटाकर ज्ञात की जाती है। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आ जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यदि निर्मित माल के प्रारंभिक व अंतिम स्टॉक या दोनों प्रकार के स्टॉक की केवल मात्रा दी गई हो तथा उनका मूल्य नहीं दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उनके मूल्य का निर्धारण वर्तमान स्थिति में निर्मित माल की प्रति इकाई लागत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के आधार पर किया जाएगा। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन वर्तमान लागत पर करने के आधार यह है यह माल इसी अवधि के उत्पादन में बचा है। प्रारंभिक स्टॉक का मूल्यांकन वर्तमान लागत पर करने का आधार यह है कि अन्य सूचनाओं के अभाव में यह माना जा सकता है कि पिछली अवधि व चालू अवधि की उत्पादन लागत समान होगी। अब अपन नेक्स्ट चर्चा के विषय पे चलते हैं।
उपयोग के अवशोषण की दरों का प्रयोग, यूज ऑफ अब्सॉर्प्शन रेट ऑफ ओवरहेड्स। लागत पत्र तैयार करते समय उपयोगों का क्रियात्मक आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कारखाना उपरिव्यय, प्रशासनिक या कार्यालय उपरिव्यय, विक्रय व वितरण उपरिव्यय। इन उपरिव्ययों के अवशोषण की कई विधियां हैं। लागत पत्र बनाने में उपयोग की राशि नहीं दी हुई होने पर अवशोषण की दरों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः कारखाना उपयोग के अवशोषण हेतु प्रत्यक्ष श्रम पर प्रतिशत, प्रशासन या कार्यालय उपयोग का कारखाना लागत पर प्रतिशत तथा विक्रय व वितरण उपयोग का कारखाना लागत पर प्रतिशत या विक्रय की हुई प्रति इकाई लागत के आधार पर किया जाता है। इन प्रतिशतों की गणना गत अवधि के लागत समूहों के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट अपने लेते हैं फिर अवशेष सामग्री अथवा क्षय का लेखा, ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप। सामग्री का वह भाग जो उत्पादन प्रक्रिया के अंत में अपने आप ही बचा रह जाता है तथा इसे आगे प्रक्रिया द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता है, अवशेष कहलाता है। इस अवशेष की मात्रा व विक्रय मूल्य बहुत ही कम होता है। यदि यह अवशेष कच्ची सामग्री का है तो इस विक्रय से प्राप्त राशि को सामग्री की लागत में से कम कर दिया जाता है। यदि यह अवशेष उत्पादन प्रक्रिया में से उपलब्ध हुआ है तो इसके विक्रय मूल्य को कारखाना लागत में से घटा दिया जाएगा। सामग्री के अवशेष से असामान्य हानि होने पर उसे लागत हानि खाते में स्थानांतरित कर देते हैं। नेक्स्ट अपना दोषपूर्ण या दूषित माल पर अतिरिक्त व्यय का लेखा। उत्पादित वस्तुओं में जो इकाइयाँ पूर्व निर्धारित प्रमाप स्तर के अनुरूप नहीं होती हैं, उन्हें दूषित माल या दोषपूर्ण उत्पादन कहा जाता है। यदि इन इकाइयों पर अतिरिक्त व्यय करके सुधार किया जा सके या उन्हें विक्रय योग्य बनाया जा सके तो इन अतिरिक्त व्ययों की राशि को कारखाना उपरिव्यय में जोड़कर लिखा जाता है। यदि इन दूषित इकाइयों पर आधारित अतिरिक्त व्यय करने के बाद भी सुधार का कोई संभावना न हो तो इन्हें बेच दिया जाता है तथा विक्रय से प्राप्त राशि से कारखाना लागत को कम कर दिया जाता है। अपना लास्ट और अंतिम इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा अब आज विक्रय मूल्य या निर्दय मूल्य का निर्धारण। उत्पादक को कभी कभी अपने उत्पादन का आदेश प्राप्त करने के लिए क्रेता को अनुमानित विक्रय मूल्य बतलाना पड़ता है, जो कि लागत में कुल लाभ जोड़कर ज्ञात किया जाता है। इस मूल्य को निर्दय मूल्य कहते हैं। यह मूल्य उत्पादन करने से पूर्व ज्ञात करना पड़ता है तथा यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी मूल्य के आधार पर आदेश प्राप्त होता है। क्रेता ऐसे अनुमानित मूल्य उसी प्रकार की वस्तु के बहुत से अन्य उत्पादकों से मंगवाता है और उनमें से जिसका मूल्य कम होता है उसी को माल का आदेश देता है। यह विवरण पत्र जिसमें कि अनुमानित व्ययों का लेखा किया जाता है अनुमानित लागत पत्र या लागत विवरण कहलाता है। किसी भी वस्तु की लागत या अनुमान लगाने से पूर्व उत्पादन को भविष्य में सामग्री के मूल्य का, प्रत्यक्ष मजदूरी तथा प्रत्यक्ष व्यय में होने वाली कमी या वृद्धि का ध्यान रखना होगा। उपरियों का उत्पादन के साथ संबंध ज्ञात करना होगा। कुछ उपरिव्यय स्थिर प्रकृति के होते हैं अतः उत्पादन में कमी या वृद्धि का इन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ उपरिव्यय परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं जो उत्पादन के साथ घटते बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार सभी उपरिव्यों को ध्यान में रखकर अनुमानित विक्रय मूल्य की गणना की जाती है। इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो इस प्रकार से है। पूर्व अवधि में किए गए उत्पादन की कुल लागत ज्ञात करना। प्रश्न में यदि उत्पादित इकाइयों की संख्या दे रखी हो
तो प्रति इकाई लागत भी ज्ञात कर लेनी चाहिए। नंबर 2, गत अवधि की लागतों के आधार पर विभिन्न उपरियों की अवशोषण दरें ज्ञात की जाएगी। कारखाना उपरिव्यय का प्रत्यक्ष श्रम पर प्रतिशत, कार्यालय उपरिव्यय का कारखाना लागत पर प्रतिशत ज्ञात किया जाएगा। इन दरों के आधार पर ही अनुमानित लागत पत्रक में उपरियों की राशि ज्ञात की जाती है। विक्रय मूल्य पर या लागत पर लाभ की दर ज्ञात की जाती है। नंबर तीसरी बात है, पूर्व अवधि की प्रति इकाई लागतों के आधार पर संभावित उत्पादन की सामग्री, श्रम व व्ययों की लागत, इनके मूल्यों में परिवर्तन का समायोजन करके ज्ञात करेंगे तथा उपयोग के अवशोषण की दरों के आधार पर उपरियों की राशि जोड़कर कुल लागत ज्ञात करेंगे। कुल लागत में निश्चित दर से लाभ जोड़ने पर विक्रय मूल्य या निविदा मूल्य ज्ञात हो जाता है। नंबर 1, यदि लाभ की राशि ज्ञात करने के लिए प्रतिशत दर कुल लागत पर दी हो तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पर 100 आ जाएगा। और यदि लाभ की प्रतिशत की दर विक्रय मूल्य पर दी हो तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा। ये आज का आपका अपना वीडियो था। इसी के साथ अपने यूनिट कॉस्ट काउंटिंग का चैप्टर समाप्त होता है। अगला वीडियो अपन नए अध्याय को लेकर के प्रस्तुत होंगे।